हेलो एवरीवन। इससे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपके जो लाइव लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने आपको सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस कंप्लीट कर लिए आपने, ठीक है। उन वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो रिलेशंस में हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस जो पढ़े थे उन्हीं से आगे को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे पोसेट है आपका, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे ही बेस्ड है आपका पोसेट, ठीक है। और हैज़ डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट से। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट यानी कि जिसको हम शॉर्ट में पोसेट बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको जब रिलेशन बताया था तो रिलेशन में हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस पढ़े थे। एक्चुअली उन्हीं रिलेशंस को उनके सेट के साथ हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि आपका पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन आपका क्या था, ठीक है। तो हमारा वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा जब हम वो तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, जो कि आपके रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव यानी कि उस रिलेशन में जो भी आपके पेयर्स आएंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके लाई करेंगे वो रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। मतलब सारे उस सेट के सारे रिफ्लेक्सिव पेयर्स आपके पास होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव पेयर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में होंगे, सपोज कोई सेट है, सेट है ए, बी और सी का, ठीक है। तो उसके सारे रिफ्लेक्सिव पेयर्स इसके रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव पेयर्स में यानी कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, तीन के तीन इसमें होने चाहिए। एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक मतलब जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में पढ़ा था, जिसमें हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करते थे, हमने सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे चेंज करी है, सिमेट्रिक की जगह पे एंटीसिमेट्रिक। बाकी आपका रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन था वैसा ही आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है, लेकिन आपको बस यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी चेंज है जो है कि एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। इक्विवेलेंस में हम सिमेट्री चेक करते थे, यहाँ पे हम एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है ये चेक करेंगे, ठीक है। अब एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि सिमेट्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन किनको ये अलाउ कर सकता है, जहाँ पे आपके रिफ्लेक्सिव पेयर हो। यानी कि अगर ए कॉमा ए है तो ये भी एक तरीके से सिमेट्रिक पेयर है, लेकिन ये इनको अलाउ करता है, ठीक है। तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए तभी होगा जब बी और ए आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव पेयर के अलावा और कोई भी सिमेट्रिक पेयर आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, अगर हम पोसेट की अगर बात करें, पोसेट हम किसको बोलेंगे, ये तो आपका था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। अब पार्शियल ऑर्डर सेट आप किसको बोलोगे, ठीक है, जिस सेट पे आपने रिलेशन बनाया है। यानी कि यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल एस लिया है उस सेट का नाम, तो उस सेट के साथ यानी कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ जो भी रिलेशन आपने बनाया था, जिस रिलेशन के बेसिस पे आपने वो सेट क्रिएट किया था, तो उस रिलेशन को आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन मतलब लेस देन और इक्वल टू की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने रिलेशन बनाया। तो सेट और रिलेशन जो भी होल्ड करता है उसको अगर हम एक साथ लिखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। उस ऑर्डर पेयर के सेट को हम क्या बोलेंगे, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आगे जब आप हैज़ डायग्राम वगैरह डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पे बहुत काम आता है आपके, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम अ पोसेट अंडर द रिलेशन लेस देन इज इक्वल टू, बिकॉज फर्स्ट x is less than equal to x, secondly if x is less than y then y is less than x, then we have x is equal to y, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप ले रहे हो, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप सेट ले रहे हो और उसमें इस रिलेशन के बेसिस पे आप कोई रिलेशन क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वो रिलेशन आपका क्या होगा, हमेशा पार्शियली ऑर्डर्ड होगा, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है सपोज़, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव पेयर उसके सारे वो रिफ्लेक्सिविटी मतलब होल्ड कर सकता है ना। जैसे अगर मैंने 1 2 और 3 का कोई पेयर सेट ले लिया सपोज़, ठीक है, तो 1 1 इस रिलेशन में आ सकता है लेस देन और इक्वल टू वाले में, क्योंकि अगर लेस देन नहीं है तो इक्वल तो है, 1 = 1 होता है, तो 1 1 तो आपका आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आपका आ सकता है। तो रिफ्लेक्सिव पेयर्स तो आपके सारे आ गए। और अगर हम इसी में अगर हम एंटीसिमेट्रिक की बात करें, यानी कि 1 = <2, ठीक है, अगर ये होल्ड कर रहा है यानी कि 1 2 होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो 2 1 होल्ड नहीं कर सकता,
ठीक है। 2,1 होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 2,1 होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्री को ये अलाउ नहीं कर रहा है। और कब करेगा, जब वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि जब वो रिफ्लेक्सिव पेयर्स होंगे। दूसरी लास्ट जो है आपका ट्रांजिटिविटी, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है, और अगर 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिटिव पेयर आपका वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैंने देखिए एलिमेंट्स ऑफ पोसेट, मैंने आपको एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये आपका हैज़ डायग्राम है बेसिकली। अभी मैंने आपको हैज़ डायग्राम बताया नहीं है, तो इस पेज को मैं अभी स्किप करती हूँ, उसके बाद हम इस पे लौटेंगे, ठीक है। तो हैज़ डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने 2 4 3,6 अगर कोई सेट है 2 4 3,6, अगर इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर मैं क्या कर रही हूँ, कोई रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, तो रिलेशन हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इनके डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अगर 2 4 से 2 से आप 4 को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 2,4 आपका एक पेयर बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें एक रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं। अब रिलेशन किस तरीके से बनाया जाता है, या हैज़ डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, हैज़ डायग्राम का आपका आइडिया कहाँ से आया, तो इसको मैं आपको बताऊंगी। तो आपने ग्राफ देखे होंगे, ग्राफ बेसिकली हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, वर्टिसेस के साथ, ठीक है। वर्टिसेस होती हैं, कुछ भी आपके जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी वर्टिसेस होंगी, या जिनको वर्टेक्स आप बोलते हो सिंगल को, और उनको कनेक्ट करके आप क्या बनाते हो, जिनसे आप कनेक्ट करते हो उनको आप बोलते हो एजेस, ठीक है। तो जिस वर्टेक्स से अगर कोई दूसरी वर्टेक्स कनेक्ट होगी तभी उसमें एज डिज़ाइन ड्रॉ किया जाएगा। तो अब यहाँ पर भी देखिए मेरे 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं 4 वर्टेक्स बना ले रही हूँ, 2 4 3 6, ठीक है। अब 2 4 से डिविजिबल है तो उसकी तरफ मैं डायरेक्टेड एज लगा दे रही हूँ। डायरेक्टेड एज मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ को होल्ड कर रहा है, डायरेक्शन हमें बताना ज़रूरी है। 2 से 4 को हम एज लगा सकते हैं, ठीक है। 2 से 6 की ओर को भी मैं एज लगा सकती हूँ। 3 से 6 की ओर को भी मैं एज लगा सकती हूँ, लेकिन 3 से 4 नहीं लगा सकती, ठीक है। और 4 to 6 भी नहीं लगा सकते। तो अब क्या होगा, इस रिलेशन को हमें हैज़ डायग्राम अगर बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। एक चीज़ और है इसमें, 2 से 2 भी डिविजिबल होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव पेयर्स तो है ही हैं, ठीक है। अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव पेयर भी होगा। तो 3 से 3 आपका डिविजिबल है, 6 से 6 आपका डिविजिबल है। अब देखो इसमें होता क्या है कि 3 से 6 आपका डिविजिबल है। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर आपका कोई आप इस तरीके से ग्राफ बना रहे हो तो उस ग्राफ को बेसिकली हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो आपका हैज़ डायग्राम को समझने में क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। बेसिकली सिंप्लीफाइड जो आपका ग्राफ होता है किसी भी रिलेशन का, उसी को हम हैज़ डायग्राम बोलते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ से जो लूप्स हैं उनको हटा दूँ, ठीक है, जो मैंने सेल्फ लूप्स बनाए उनको अब अगर मैं हटा दूँ, वो मैं क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सेल्फ लूप्स मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मुझे क्या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें कोई ट्रांजिटिव पेयर है, ठीक है, अभी इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर कोई ट्रांजिटिव पेयर इसमें होता, ठीक है, ट्रांजिटिव पेयर यानी कि अगर यहाँ पे मैं 8 भी लिखती, ठीक है, माना अगर यहाँ पे एक एलिमेंट आपका 8 और होता तो 4 से 8 की तरफ एक एज होता, ठीक है। तो हम क्या कह सकते थे, ट्रांजिटिव पेयर कब होल्ड करेगा, 2 से 4 की तरफ एक एज है और 4 से 8 की तरफ अगर एज है तो 2 से 4 की तरफ भी एक एज होगा, यानी कि 2 ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 8 से रिलेट करेगा। तो इस ऑब्वियस वाली जो स्टेटमेंट होते हैं इनको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ट्रांजिटिव पेयर्स के जो एजेस होंगे उनको भी हम हटा सकते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा ग्राफ बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो अब देखो इसमें सिर्फ 3 ही एज रह गए हैं, आपने उतना ज़्यादा जो आपका ग्राफ था, जितने सारे उसमें एजेस थे, आपने उस सभी को रिमूव करके आपने क्या बनाया, एक सिंप्लीफाइड ग्राफ बनाया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को भी हम हटा देंगे। तो डायरेक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो
छोटे एलिमेंट होते हैं, छोटे एलिमेंट यानी कि जो किसी से रिलेट नहीं कर रहे होते उनको सबसे नीचे लिखते हैं, और आपका रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि जो 2 है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। और इस में 3 को भी हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि 3 भी किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड करे। उसके बाद हमने 4 ऊपर लिखा हुआ है और 6 ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 से 4 की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 6 की तरफ करेंगे और 3 से 6 की तरफ करेंगे, ये इसका हैज़ डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड जो आपके डायग्राम्स होते हैं उनको हम हैज़ डायग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, आपको उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने हैज़ डायग्राम की सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया बेसिकली वही आपका हैज़ डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें कंसिडर द सेट ए 4 5 6 7, लेट आर बी द रिलेशन लेस देन इक्वल टू ऑन ए, ठीक है। कोई रिलेशन है लेस देन इक्वल टू के बेसिस पे हम ए में कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ड्रॉ द हैज़ डायग्राम ऑफ आर, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू मतलब वाला कौन सा रिलेशन होगा, 4,4 5,5 6,6 7,7, सभी इसमें क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, ठीक है। अभी एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर का पेयर है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था नेचुरल नंबर का पेयर है, तो एंटी सिमेट्रिक भी होगा, दूसरा ट्रांजिटिव भी ये होगा, ठीक है। अब इसका हैज़ डायग्राम आप किस तरीके से बनाओगे, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, रिलेशन में इतने सारे पेयर्स आपके बन के आ रहे हैं, यानी कि 4,5 4,6 4,7, ठीक है, 5,6 5,7 6,7, ठीक है। अब ये जो पेयर्स आपके बन के आ रहे हैं किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेस देन इक्वल टू वाले, यानी कि 4,5 अगर आपने लिखा हुआ है तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। वो ही सारे पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे जो इस प्रॉपर्टी पे इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जब आपके पास सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल जाए आपके रिलेशन में, तब आप हैज़ डायग्राम को डिज़ाइन करोगे। और आप हैज़ डायग्राम किस तरीके से डिज़ाइन करोगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, यानी कि जो किसी से रिलेट नहीं कर रहा उसको सबसे नीचे लिखोगे। उसके बाद आपका 5 रिलेट कर रहा है, यानी कि 4 और 5 में आपका क्या है, रिलेशन है, 4,5 आपको दिख रहा है, तो आप इस तरीके से एक एज ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद आपने 5,6 भी आपका पेयर देखा और 6,7 भी आपने पेयर देखा है, तो आपने सबसे ऊपर 7 को रख लिया है। और आपने 4,7 भी देखा है, ठीक है, 4,7 भी देखा, 4,6 भी देखा, ठीक है, 5,6 भी देखा और 5,7 भी देखा। तो इन इन एजेस को बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपली अपना जो हैज़ डायग्राम है वो कैसा बना लिया, ऐसा बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये आपका क्या है, एक पार्शियल ऑर्डर सेट है, क्योंकि आप इसमें हैज़ डायग्राम तभी बना पाओगे जब वो आपका पार्शियल ऑर्डर सेट होगा। तो ये पार्शियल ऑर्डर सेट है, रिफ्लेक्सिविटी तो ये होल्ड करता ही है, इसलिए सेल्फ लूप्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमें पता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, तो इसमें ऊपर की ओर यानी कि जो भी एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे वो आपस में रिलेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से 4 से अगर आप 7 तक पहुँच सकते हो तो इसका मतलब है 4 7 से भी क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हैज़ डायग्राम जो है वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ चीज़ें आती हैं आपकी, अब मिनिमल और मैक्सिमल मैं अब आपको बताऊंगी, जो लास्ट आपकी यहाँ पे जो ये आपकी स्लाइड है इसमें देखिए मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ये आपका एक हैज़ डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो एक हैज़ डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, ठीक है। अब मैक्सिमल और मिनिमल की बात मैं अगर पूछूं कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल क्या होता है, तो आपने ऑप्टिमल जैसे सुना होगा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ऑप्टिमल, मिनिमल या मैक्सिमल की बात कब आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास में किसी बच्चे ने बोला कि आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, और वहीं किसी दूसरे ने लड़के ने बोला कि नो बॉय इज़ टॉलर देन मी या नो स्टूडेंट इज़ टॉलर देन मी, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास का मतलब क्या है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ना उसके कोई बराबर है ना उससे कोई बड़ा है, ठीक है। यानी कि टॉलेस्ट मतलब वो सबसे बड़ा हो गया, उसके बराबर में भी कोई नहीं है। और अगर कोई बच्चा कह रहा है कि आई एम द नो स्टूडेंट इज़ टॉलर देन मी, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बराबर तो हो सकते हैं लेकिन उससे बड़े कोई नहीं होंगे, ठीक है। तो मिनिमल की बात यहीं पे आती है,
हाँ, मिनिमल की बात या मैक्सिमल की बात आपकी वहीं पे आती है कि आपके एक से ज़्यादा मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट किसी हैश डायग्राम में हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो दोनों आपस में बराबर हों। ठीक है, तो मैक्सिमल या मिनिमल एलिमेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आप बात करोगे या मैक्सिमम की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अभी मैक्सिमल और मिनिमल की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमल मिनिमल एक से ज़्यादा होंगे आपके। ठीक है, अब मैक्सिमल एलिमेंट इसको देखिए क्या बोलते हैं, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ देर इज नो एलिमेंट इन सी, in C, is if there is no element C in A such that A is less than इक्वल टू C। मतलब अगर उसको आप मैक्सिमल एलिमेंट तब बोलोगे, उस एलिमेंट A को आप मैक्सिमल एलिमेंट तब बोलोगे जब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, उससे छोटे होंगे। ठीक है, या फिर सारे उससे ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होगा, आप ये कह सकते हो। मतलब वो एलिमेंट किसी से रिलेट ना कर रहा हो, मतलब आप ए कॉमा सी कहीं पे नहीं दिखेगा आपको, जहाँ पे भी दिखेगा आपको सी कॉमा ए दिखेगा, मतलब इस सी में कोई भी वैल्यू आ सकती है। उस ए के साथ आपको सारे एलिमेंट्स कहाँ पे दिखेंगे, मतलब सब उससे रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमल और मिनिमल की बात करें तो मैक्सिमल एलिमेंट्स आपके बी और एफ आपको नज़र आ रहे हैं टॉप में। ठीक है, तो मैक्सिमल कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी से रिलेट नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन हमेशा आपका ऊपर की डायरेक्शन को चलता है हैश डायग्राम में। ठीक है सॉरी, रिलेशन आपका ऊपर की तरफ चलता है, तो बी किसी से रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई एज है ही नहीं। ठीक है, एफ भी किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे ऊपर भी कोई एज नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके मैक्सिमल एलिमेंट हो गए। और मिनिमल कौन से होंगे, जिनसे कोई एलिमेंट रिलेट ना करे, मतलब जो सबसे नीचे हो, उनसे नीचे कोई एज ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके मिनिमल एलिमेंट। तो डी और ई क्या हो गए इस केस में, आपके मिनिमल एलिमेंट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात करते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड की। अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है, देखिए, कंसिडर बी ए सेट, बी ए सबसेट ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ए, an element x belongs to A is called an upper bound of B if y is less than equal to x for every y belongs to B। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अपर बाउंड हम किसी भी सबसेट को सबसेट के बेसिस पे लेंगे। अगर आपका ये पूरा हैश डायग्राम है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं हम सारे एलिमेंट्स को नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई सबसेट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ आपका सी डी ई। ठीक है, तो सी डी और ई, इसका हमने एक सबसेट लिया है, एक सबसेट है आपका सी डी ई जिसमें एलिमेंट लाई कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट सॉरी इस सेट के हमें सभी एलिमेंट का क्या करना है, अपर बाउंड निकालना है। अब अपर बाउंड वो होगा, ठीक है, जिससे ये सारे एलिमेंट क्या करें, रिलेट करते हो। ठीक है, उस किसी सबसेट का अपर बाउंड हम उसे बोलेंगे जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट क्या करते हो, रिलेट करते हो, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स नीचे आने चाहिए, हाँ, ऊपर नहीं आने चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स रिलेट करेंगे उस एलिमेंट से। ठीक है, या उस सेट से। तो सी और ई का देखो, ई किससे रिलेट कर रहा है, एफ से कर रहा है, ई जी से कर रहा है। ठीक है, और ई अपने आप से भी कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ लूप है। ठीक है, सेल्फ लूप तो इसमें होता है, हमें पता है, रिफ्लेक्सिव पेयर्स होते हैं क्योंकि। और सी ई से कर रहा है, सी एफ से भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सी से आप एफ तक जा पा रहे हो और सी से आप जी तक भी जा पा रहे हो। सिमिलरली आप डी से ई तक जा रहे हो, डी से जी तक भी जा रहे हो और डी से एफ तक भी जा रहे हो। तो इसका जो ये सी डी और ई का जो आपका अपर बाउंड हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ई एफ और जी। अब ई एफ और जी हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ई भी ऐसा एलिमेंट है जो सबसे रिलेट कर रहा है, यानी कि सी ई से रिलेट कर पा रहा है, डी ई से रिलेट कर पा रहा है और ई खुद भी ई से रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए ई भी आपका अपर बाउंड में आएगा। और दूसरी बात, सी और डी और ई, तीन के तीन एलिमेंट्स आपके एफ से और जी से भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये तीन आपके किस में आ गए, अपर बाउंड में। और अगर लोअर बाउंड की बात करें, ठीक है, लोअर, इसी के अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, तो वो सारे एलिमेंट जिनसे ये क्या करने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। इसमें क्या लिखा, कंसिडर बी ए सबसेट ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ए, एन एलिमेंट z बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ b if z is less than equal to x for every x belongs to e।
ठीक है। यानी कि अगर हम कोई सबसेट ले रहे हैं, जैसे इसमें जो हमने सी डी ई लिया था इसी को हम लेते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट से वो एलिमेंट आपका क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। मतलब ये सभी एलिमेंट्स की तरफ वहाँ से एक एज ड्रॉ होनी चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसका लोअर बाउंड देख लेते हैं। क्या ए इसके लोअर बाउंड में है? सी, अच्छा सी और डी कहीं से लोअर बाउंड में आ सकते हैं। सी देखो अपने आप से कर रहा है, ठीक है। सी से ई से भी कर रहा है, लेकिन सी डी से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए लोअर बाउंड में नहीं आ सकता। वैसे ही डी की अगर बात करें तो सी अपने आप से तो कर रहा है, ई से भी रिलेट कर रहा है, लेकिन सी से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये भी लोअर बाउंड में नहीं आ सकता। अब बात करते हैं आपकी ए और बी की, ठीक है। ए और बी की अगर हम बात करें तो ए देखो सी की तरफ एक एज बना है, यहाँ से ई की तरफ भी बना है। वैसे ही बी का डी की तरफ भी बना है और ई की तरफ भी बना है और सी की तरफ भी बना है, ठीक है। तो ये ए और बी जो एलिमेंट है वो इस सबसेट के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका लोअर बाउंड कह सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर एक लास्ट आपके और इसमें टर्म्स आते हैं जिसको हम लीस्ट अपर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, जिसको आप सुप्रीमम और इन्फीमम भी बोलते हो, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, इसको सुप्रीमम और इन्फीमम भी बोल सकते हो। बाद में इनको जॉइन और मीट भी बोला जाता है, वो मैं आपको जब मैं लेटेस्ट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगी जॉइन और मीट किस तरीके से होता है। ये मीट का साइन है, ये आपका जॉइन का साइन है, ठीक है। तो जॉइन और मीट भी इन्हीं को कहते हैं। अभी मैं आपको लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम इन नाम से बता देती हूँ। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, आप पहले अपर बाउंड निकालोगे, ठीक है, उसके बाद उसका जो लीस्ट एलिमेंट होगा उसको आप लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम बोलोगे। वैसे ही आपका जो लोअर बाउंड होगा उसका सबसे टॉप का जो एलिमेंट होगा उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम बोलोगे, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल में एक बार देख लेते हैं। ये दूसरा आपका हैज़ डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी ये सबसेट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ए बी सी कहाँ पे है आपके, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ठीक है। तो ए बी सी का आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका देखिए, पहले हम देख लेते हैं अपर बाउंड क्या होगा इन तीनों एलिमेंट्स का। तो इन तीनों एलिमेंट्स का अपर बाउंड हमें दिख रहा है सी डी और ई होगा, ठीक है। सी डी और ई होगा क्योंकि ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो ए बी सी तीनों से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड आपका हो जाएगा सी, ठीक ठीक है। यानी कि सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट आपका सी है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोअर बाउंड की बात करें ए बी सी की, तो लोअर बाउंड में सिर्फ आपको के ही नज़र आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपका क्या होगा, सी सॉरी के ही होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ टर्म्स थे आपके पोसेट में और हैज़ डायग्राम में। तो हैज़ डायग्राम की आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बनाने में इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है, हम हमेशा इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो जितना हो सके आप इसके एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, आपके एग्ज़ाम में भी, यहाँ के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी हैज़ डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।